हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम प्रेम शंकर सर की जो कॉपी थी उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कर लिया है। आज थोड़ा आगे के जो प्रश्न हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रेम शंकर सर ने जो टेस्ट लिखे थे वो 7 अगस्त 2022 को यूपीएससी हिंदी संस्थान में लिखे थे। तो सर की जो ये कॉपी आप देख रहे हैं ये टेस्ट सीरीज़ का पार्ट है और वो टेस्ट सीरीज सर ने यूपीएससी हिंदी संस्थान में 7 अगस्त 2022 को दिए थे, राइट। तो जो सर ने आंसर लिखा है उसको तो हम देखेंगे ही। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आंसर लिखने के बेहतर से बेहतर तरीक़ों पर काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले और मेंस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें। तो आज का जो प्रश्न है उसको हम पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, फिर इसके बाद ये काम ये करेंगे कि क्या उस प्रश्न का आंसर एनसीईआरटी बुक से लिखा जा सकता है, उस पर भी थोड़ा हम बात करेंगे। और आप देखेंगे कि आप प्रश्नों का जो आंसर है उसको एनसीईआरटी बुक को भी आधार बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कई बार टॉपर्स के मुंह से भी या सुना होगा कि एनसीईआरटी बुक आपके लिए मेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या प्री एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो पॉलिटी अभी जीएस पेपर 2 पर ही डिस्कशन हो रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसको आप ज़रूर पढ़िए, राइट। और ध्यान आप दें तो यूपीएससी हिंदी संस्थान एनसीईआरटी बैच भी यूपीएससी हिंदी संस्थान द्वारा संचालित है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर डिस्कशन किया गया है। जो बुक है उस पर बहुत अच्छे से करंट से लिंक करते हुए बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। तो मुझे ये मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको नंबर दिखा दूँगा कि किस नंबर पर आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, राइट। आप वीडियो में बने रहिए, अभी मैं आगे बता दूँगा। फिर इसके बाद देखिए, एक चीज़ और मैंने ये बताई थी कि अब जो भी हम वीडियो लाएंगे उसमें एक कोटेशन आपको देंगे। उस कोटेशन को आप एक डायरी में ज़रूर नोट करिए, क्योंकि जब आप निबंध लिखते हैं तो वो कोटेशन जब यूज करते हैं जो टॉपिक दिया जाता है उसके अनुसार, तो आपके नंबर बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मैंने कई सारे अभ्यर्थियों को देखा है कि कोटेशन का यूज़ वो जीएस पेपर 1, 2, 3 में करने लगते हैं। 4 में संभावना होती है करने की, लेकिन 1, 2, 3 में करते हैं अनावश्यक रूप से, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वो चीज़ें नहीं करेंगे। अभी मैं प्रूफ के रूप में कोई फ़ोटो नहीं लिया हूँ, नहीं तो आपको दिखाता कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है और वहाँ पे कोटेशन यूज हो रही हैं। तो वो कोटेशन भूमिका में वो भी तो कहीं से उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर कोटेशन यूज करिए ताकि आपके नंबर ना कटे और नंबर कटने के बजाय बढ़ें, ठीक है। चलिए, आज का जो कोटेशन है वो ये है: जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी नदी के पानी में जहर घुल जाएगा और जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तभी इंसान को एहसास होगा कि वह पैसे को नहीं खा सकता। मतलब ये पूरा का पूरा जो कोटेशन है वो ये है कि मानव आज पैसे की लालच में इस तरह से डूबा है को प्राकृतिक संसाधनों का नाश कर रहा है। अब मान लीजिए कोई ऐसे आपको दिया जाता है कि वो प्राकृतिक संसाधनों पर है कि जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है उस पे कोई टॉपिक है लिखने के लिए, तो आप वहाँ पर इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि सोर्स आप ज़रूर बताइए, ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं याद आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप सोर्स ज़रूर बताएं। जैसे एलेनिस का ये कथन है और कनाडाई फिल्म निर्देशक हैं ये, मान लीजिए ये नाम नहीं याद आ रहा है तो कम से कम ये ज़रूर याद रखिए, राइट। और ये कोटेशन बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान में रखिए। और कोटेशन में वही देता हूँ जो आप याद कर सके। इतना ज़्यादा टफ कोई कोटेशन नहीं देता कि आपको याद ही ना हो। इतना इजी है कि जब आखिरी पेड़ कट जाएंगे, फिर उसके बाद नदी के पानी में जहर घुल जाएगा, जब आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तब इंसान को एहसास होगा कि वो पैसे को नहीं खा सकता। यदि मैं एक और आपको बताऊं तो जैसे कि यूपी पीसीएस में पिछली बार एक क्वेश्चन था कि पिघलते ग्लेशियर और मानव जाति पर संकट, शायद 2023 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जिस तरह से ग्लेशियर का विनाश क्यों हो रहा है, ग्लेशियर पिघल क्यों रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारणों में जाएंगे तो बहुत सारे कारक हैं कि जिस तरह से मतलब वायु प्रदूषण हो रहा है बाइकों के द्वारा, या हम लोग जो सब्जियों के लिए मार्केट जाते हैं जो थैली ले आते हैं वो खेतों में जा रही हैं। तो और जिस तरह से ये रासायनिक चीज़ों का यूज़ हो रहा है खेतों में फसल को उगाने के लिए, तो बहुत सारे कारक ऐसे हैं। पेड़ों का लगातार उन्मूलन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। और जब जलवायु परिवर्तन, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो
क्या होगा, जो हिमालय की सदावाहिनी नदियां हैं, जो सतत वाहिनी है, जो सदा बहती हैं, सदा नीरा हैं, वो क्या होंगे, उसमें कभी बाढ़ तो कभी सूखे की स्थिति दिखेगी। और जब यही पिघलेंगे तो ये जाकर के समुद्र के जल स्तर को बढ़ाएंगे, जो वहाँ के तटीय क्षेत्र हैं वो डूबने लगेंगे, तो वहाँ के जो निवासी हैं वो वहाँ से पलायन करेंगे, फिर कहीं और मूव करेंगे। अब वहाँ पर जाएंगे तो आप सोचिए उनके पास अब दूसरी जगह पर जाकर के फिर से वो अपने घर का इंफ्रा तैयार करेंगे, बहुत सारे उनके पैसे खर्च होंगे। तो एक तरह से मतलब अच्छी स्थिति आर्थिक नहीं है तो वो कहाँ चले जाएंगे, गरीबी की मार झेलेंगे, बेरोजगारी की मार झेलेंगे। प्रस्तावना में निहित जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की जाती है उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना होगी। आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है उनका उल्लंघन होगा। तो जब आप इससे लिखते हैं तो जितना ज़्यादा ऐसे धारा प्रवाह में ठोस तथ्यों के साथ चीज़ों को लिंक करते चले जाते हैं, आपके नंबर उतने ही ज़्यादा बढ़ने के, एग्जामिनर को महसूस ही ना हो। आप इस तरह से जोड़ते चले जाएं ठोस तथ्यों के साथ, जैसे पूरा लगे कि आप आंसर लिख रहे हैं टॉपिक अनुसार ही, और बाद में एग्जामिनर को लगे कि अरे यार इसने तो सब सिलेबस के हर एक पॉइंट को टच करके चले आया। तो एग्जामिनर को लगता है कि गजब की अद्वितीय क्षमता इसके अंदर है और आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और एनसीईआरटी जो बैच है, मैं मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कोर्स मैं बिकने के लिए बिल्कुल भी नहीं बात करूं। मैं ये जानता हूं कि यूपीएससी संस्थान आपके लिए प्रतिबद्ध है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे चीज़ों के साथ वो मार्केट में है कि आप लोगों को कल्याण हो। मैं गौरव सर को पर्सनली जानता हूँ और मुझे लगता है कि सर भी चाहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे उनका कल्याण हो, वो अच्छे से अच्छे उनकी कॉपियाँ भी चेक हों। उसके लिए आप देखेंगे तो सृजन बैच चल रही है, जो इसमें 24 डे में आपको प्रतिदिन 2 क्वेश्चन लिखना होता है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कवर किया जाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम में जो इम्पोर्टेंस रखते हैं टॉपिक, उन पे प्रश्न बनाए जाते हैं, राइट। और कॉपियाँ बहुत अच्छे से हमारी तरफ से चेक की जाती हैं टीम के द्वारा। अनुकरण बैच आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का है। 40 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, प्रतिदिन 2 क्वेश्चंस। हर महीने ये बैच शुरू होती है। ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। फिर यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ बहुत ही कम कॉस्ट में है। आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं, राइट। नंबर आप यही कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके आप जानकारी और ले सकते हैं। यूपी पीसीएस एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अपनी भी इम्पोर्टेंस रखता है यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा लिया है। अब लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाया तो मैं थोड़ी देर के लिए मना करूँगा कि हाँ मत करिए आप ज्वाइन। पहले जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करिए, फिर आइए, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी तो एक तरह से टेस्ट सीरीज़ है, तो आप इसको लगाइए फिर इसको लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, ठीक है। ये कर सकते हैं। 2000 फीस मात्र है, अभी शायद कुछ कम भी हुई है, ठीक है। जितना भी आप देख रहे हैं ना, इस पर कुछ शायद छूट भी होगी यार। इधर मैंने ये तो सृजन वाले में तो मैं नहीं कह सकता, सृजन की फ़ीस तो 1000 ही है और अनुकरण का भी। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हैं इस पर शायद कुछ छूट है। हिंदी साहित्य के हैं कुल 6 टेस्ट हैं, 4 पार्ट में हैं, पार्ट वाइज रहेंगे और 2 फुल रहेंगे, आप देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आप फ़ीस देखेंगे तो 4500 है, लेकिन आप जब एडमिशन लेंगे तो अभी मुझे लगता है कि इसकी फ़ीस पर कुछ छूट भी है। मतलब थोड़ा मैं पूरी अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप क्या करिए कि ये नंबर पर जब आप कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरे अच्छे से डिटेल्स दे दी जाएगी कि क्या छूट चल रही है क्या नहीं चल रही है। एनसीईआरटी बैच आप देख सकते हैं 2025-26 के लिए, राइट। ये विशेषताएँ हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये व्हाट्सअप कर सकते हैं और भी सारी जानकारी के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही कम कॉस्ट में यूपीएससी हिंदी संस्थान के द्वारा संचालित है, तो आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को धार दे सकते हैं। चलिए, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि भारतीय शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है, स्पष्ट कीजिए। जो यूपी पीसीएस के जो प्रश्न होते हैं, जो स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, वो बहुत इजी होते हैं। आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यूपीएससी, मान लीजिए 1 मिनट, यूपीएससी है, ये यूपी पीसीएस है, राइट। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है, यहाँ पर भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है, राइट। और यहाँ पर यूपीएससी में देखेंगे कि अधिकतम 250 नंबर के प्रश्न वो पेपर होते हैं और यहाँ पर आपको 200 नंबर के, ओके। अब आप देखिए तो यहाँ के शुरू के जो जीएस पेपर 2 की खासकर भी डिस्कशन हो रहा है और लगभग सब में यही है, जीएस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से लेकर के जो 10 तक के प्रश्न हैं यूपीएससी में,
वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं और आपको कितने शब्दों में लिखने होते हैं, 150 शब्दों में, राइट। और जो 1 से लेकर के 11 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न होते हैं वो आप देखेंगे सामान्यतः 15 नंबर के होंगे और जो शब्द होंगी, शब्द सीमा होगी वो 250 होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 से लेकर के जो 10 तक के प्रश्न होंगे वहाँ पर आपको कितने शब्दों में लिखना होता है, 125, और नंबर कितने के, 8 नंबर। और 11 से लेकर के 20 तक के जो होते हैं उसमें आप देखेंगे 200 शब्दों में लिखना होता है और जो नंबर होता है वो 12। तो यहाँ पर देखें समय आपको कितना मिल रहा है, दोनों जगह 3 घंटे मिल रहे हैं। और प्रश्न का जो नेचर है बहुत इजी होता है यूपी पीसीएस का, एक कंपेयर करें यूपीएससी के तो इजी होता है। नंबर भी 200, यहाँ पर देखें कि 125 ही शब्द में लिखना है और समय दोनों जगह बराबर है 12, यहाँ पर कितने 200 शब्दों में, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा है कि समय देखें तो बराबर है और कितना ज़्यादा ईजी है स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना। तो ये जो और प्रश्न देखेंगे तो आपको सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि भाई विधायिका जो है कैसे कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है, उसी पर हमें बात करनी है। कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो विधायिका कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, जिस आधार पर। तो यहाँ पर भारतीय शासन में विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है, इस पर बात करनी है। तो कैसे के पॉइंट हमें खोजने होंगे, तो कैसे अभी उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें जो ज़रूरत होती है वो भूमिका लिखने की होती है कि हम भूमिका कैसे लिखें। भूमिका के लिए आप क्या करिए, सबसे आपने देखिए, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे अच्छे से पता है कि आपने घटना चक्र तो ज़रूर लगाया होगा, राइट, घटना चक्र। अब वहाँ पर आप देखेंगे तो आर्टिकल 75 और 164 पर बात की गई है कि आर्टिकल जो 75 है, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद मतलब जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और 164 में प्रावधान है कि जो राज्य की कार्यपालिका है वो किसके प्रति होगी, विधानसभा के प्रति होगी। ये आपने वहीं पढ़ा होगा। तो एक मतलब ये है कि आप ये दोनों जो ये प्रावधान है इनको आधार बना करके भूमिका लिख दीजिए। या दूसरा ये हो सकता है कि आप सिंपली विधायिका और कार्यपालिका को समझा दीजिए कि भाई विधायिका और कार्यपालिका होती क्या है। आप ये लिख सकते हैं कि भारतीय संसद प्रणाली में जब भी आप भूमिका की शुरुआत करें, जैसे मैं लिख रहा हूँ भारतीय संसद प्रणाली में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये ज़रूरी है जानना आपके लिए, राइट। भारतीय संसद प्रणाली में संघीय विधायिका किससे बनती है, मिलकर के राष्ट्रपति व 2 सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। तथा कार्यपालिका जो होती है जिसको हम मंत्रिपरिषद भी कहते हैं, कार्यपालिका विधायिका, यहाँ मंत्रिपरिषद लिख सकते हैं, विधायिका के सदस्यों से चुनकर निर्मित होती है। कुछ इस तरह से आप भूमिका लिखें। लेकिन मेरे कहने का यहाँ ये तात्पर्य है कि जो मैंने भारतीय संसद प्रणाली में लिखा, अधिकांश अभ्यर्थियों को मैंने देखा है कि भारतीय जो शासन प्रणाली में यहाँ पर जो शब्द यूज़ होते हैं सीधा उनका यूज़ प्रश्न में लिख करना यूज करते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि यूपीएससी के अभ्यर्थी जो प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न तो बड़ा होता है तो उसमें कि अधिकांश निरंतरता के साथ जो शब्द यूज हुए रहते हैं उनको आधार बना करके भूमिका लिख देते हैं। इस चीज़ से बचना है। यदि यहाँ प्रश्न में लिखा गया भारतीय शासन प्रणाली में तो आपको चेंज कर दीजिए, आप लिख दीजिए भारतीय संसद प्रणाली में, संघीय प्रणाली में, कुछ चेंज कर दीजिए, वही मत उतारिए, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र इस पर चली जाएगी तो थोड़ा ये लगेगा कि यार आपके पास लग रहा है शब्द ही नहीं थे, राइट। इस पर ध्यान ज़रा देना है आपको। तो भूमिका आप क्या कर सकते हैं, 2 तरह से लिख सकते हैं। या तो आप आर्टिकल 75 और 164 को आधार बना लीजिए, या आप विधायिका और कार्यपालिका क्या उसको बता दीजिए। मेरे ख्याल से मैं ब्रीफली एक बार आपको बताऊं तो विधायिका में तो बता ही दिया है कि विधायिका जिसको आप सदन कहते हैं, विधायिका में मैंने आपको बता ही दिया है कि राष्ट्रपति होता है और 2 सदन में वही राज्यसभा और प्लस लोकसभा। और उसी तरह यदि हम विधायिका की बात करें राज्य के स्तर पर कि विधायिका जिसे आप और करके मैं लिखना चाहूँ तो विधानमंडल लिख दूँ, तो विधानमंडल इसमें क्या होता है कि इसमें राज्यपाल होता है, राज्यपाल प्लस 1 या 2 सदन। 1 या 2 सदन का मतलब आपको अच्छे से शायद पता होगा कि कुछ राज्य हैं जहाँ पर 2 सदन है। 2 सदन का मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है,
राइट, कुछ राज्यों में। बता सके तो बताइए कमेंट करके कि वो राज्य कौन से हैं जहाँ पर 2 सदनों की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये आपको शायद पर कन्फर्म हो गया होगा कि राज्य स्तर पर विधायिका में कौन शामिल होता है और संघीय स्तर पर विधायिका में कौन शामिल होता है, राइट। उसी तरह से यदि मैं बात करूं कि कार्यपालिका की, संघीय कार्यपालिका केंद्र के स्तर पर, तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होती है और पीएम होता है। उसी तरह राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी बात करूं तो उसमें राज्यपाल होता है, और राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। तो ये थोड़ी सी संक्षेप में आपको मैंने कुछ जानकारी दी है। अब इसके मेन बॉडी पे चलते हैं कि भूमिका के बाद हमें मेन बॉडी में क्या लिखना होता है, क्या लिखेंगे उस पर बात करेंगे, ठीक है। और वो सारे के सारे जो मेन बॉडी में कंटेंट होंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से लिखे जा सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए तो क्या सर जो भूमिका है उसको एनसीईआरटी से नहीं लिखी जा सकती थी? बिल्कुल लिखी जा सकती थी। यदि आप एनसीईआरटी क्लास करेंगे या खुद से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कार्यपालिका और विधायिका के चैप्टर को पढ़ने के बाद खुद से ही आप लिख सकते हैं भूमिका, ठीक है, एनसीईआरटी से ही लिख सकते हैं। और इफ़ेक्टिव आपकी भूमिका होगी, ये कि नहीं कमज़ोर होगी, ठीक है, सधी हुई, मतलब अच्छी लैंग्वेज के साथ आप लिखिए, ना कि बस ऐसे उटपटांग। चलिए अब मेन बॉडी में हम क्या करेंगे, ये बात करेंगे कि कैसे विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। देखिए इसके पहले की कई सारे वीडियो में मैंने जो शब्द यूज होते हैं लास्ट में, स्पष्ट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, इन सब शब्द आते हैं तो कैसे आंसर लिखना होता है इस पर मैंने बात की है। यदि अस्पष्ट कीजिए आए तो कैसे लिखना, देखिए मैंने बात क्या की थी, अस्पष्ट कीजिए, जैसे अस्पष्ट कीजिए आता है तो प्रश्न में निहित प्रत्यक्ष रूप से शामिल पक्षों को सरल शब्दों में समझा देना होता है। मतलब जो पूछा गया है उसी को आप सरल शब्दों में समझा दीजिए। तो यहाँ पूछा गया है कि विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है, तो कैसे करती है इसी के पॉइंट को हमें खोजना है। तो यह आपने जो पढ़ा है, जो ये आपको याद हो, कम से कम 5 पॉइंट में उदाहरणों के साथ बता दीजिए। फिर निष्कर्ष की बारी आती है तो निष्कर्ष में क्या लिखना है अभी उस पर हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है। अब चलिए एनसीईआरटी देखिए, ये क्लास 11th की है। आप देखें तो लिखा हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। अब विधायिका कार्यपालिका को जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम करती है अनेक स्तरों पर। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा कि प्रश्नकाल के माध्यम से पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे प्रश्नकाल के माध्यम से क्या करती है कि संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, प्रतिदिन आता है, जिसमें मंत्रियों के सदस्यों से तीखे प्रश्नों का जवाब पूछा जाता है। तीखे प्रश्न क्या हो सकते हैं यदि आप देखें तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है कि समाज के कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होता है यह प्रश्नकाल। मतलब कुछ तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इस तरह से करके पॉइंट बना सकते हैं। फिर लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट जोड़ करके शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव आदि के द्वारा भी क्या किया जाता है, विधायिका कार्यपालिका की उत्तरदायी सुनिश्चित करती है, ठहराती है। 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे। फिर तीसरे पॉइंट में लिखिए कि सरकार के पास लोकसभा में कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में नहीं होता। जब राज्यसभा में बहुमत नहीं होता तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं, कार्यपालिका को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, लोकपाल विधेयक का उदाहरण दे सकते हैं, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2000 का उदाहरण दे। मैंने कई बार बोला है ना कि आप पॉइंट लिख रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल जब दे देते हैं ना तो आपके प्रश्न की वैल्यू बढ़ जाती है, आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में तो जो सरकार है उसका बहुमत है, एक तरह से कार्यपालिका तो बहुमत है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। जब राज्यसभा में नहीं है तो राज्यसभा जो बोलती है कि भाई देखिए इस विधेयक में ये संशोधन करके लाओ तो अब हम इस पर मंजूरी देंगे, तो उस आधार पर क्या हो रहा है, एक तरह से देखें राज्यसभा क्या है, विधायिका का पार्ट है। अब वो क्या करती है कि कार्यपालिका को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेह बना रही है, उत्तरदायी ठहरा रही है। तो कुछ एग्जाम्पल में लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक का एग्जाम्पल दे दीजिए, 3 पॉइंट हो गए। आप कहीं
क्लासेस कर रहे हैं, मैं समझूं कि आप जैसे मान लीजिए कहीं कोई कोचिंग कर रहे हो, तो आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप आंसर लिखिए, भेजिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आप देख लीजिए, वो नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मतलब आप कमेंट करिए कि सर कॉपी ठीक से मैंने भेजी थी, मुझे नंबर इतने अच्छे से नहीं मिले, तो मैं देखूँगा वो कॉपी मुझे भेजिएगा, फिर मैं बताऊँगा कि ऐसा कैसे हो गया, राइट। तो लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप उस तरह से आंसर लिखते हैं तो 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट आपके हो गए। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि वह, अभी मतलब ये पीछे की लाइनें पढ़ेंगे तो वह का मतलब है लोकसभा। लोकसभा भारत के नियंत्रक, महालेखक परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है, ठीक है। जांच करके क्या करेगी, कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराएगी। 3 पॉइंट आपके हो जाएंगे यहाँ पर। चौथा, आप अविश्वास प्रस्ताव दे सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे बड़ा हथियार है आज के टाइम पर कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराने के लिए। इससे कार्यपालिका को फिर अपने बहुमत को सिद्ध करना पड़ता है सदन में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ गया था। कुछ ये आंकड़े याद रख सकते हैं कि 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण मतलब विश्वास नहीं होने के कारण सदन का कार्यपालिका में, तो क्या हो गया था कि अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा था। कुछ इस तरह से लिखिए। तो अभी तक आपने जो पढ़ा, आप देखेंगे कि विधायिका कैसे कार्यपालिका पे कंट्रोल कर रही है। लेकिन जब आप पढ़ते जाएंगे ना, तो मैंने अक्सर कई बार बोला है आपको कि कभी भी किसी बुक में अलग से ये नहीं बताया जाता कि विधायिका की ये कमियां हैं, मतलब ये संभावनाएं कम होती हैं, पॉसिबिलिटी कम होती है। और यही चीज़ जब क्लास करते हैं तो आपके टीचर वही चीज़ें अलग से लिखवा देते हैं, बता देते हैं। अभी इस बुक को यहाँ से आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर विधायिका की कुछ कमियाँ हैं, कुछ सीमाएँ हैं, उन पर बात हो रही हैं। सीमाएँ आपके अंदर ये क्षमता लानी होगी कि जब आप बुक को पढ़ें तो आप सीमाओं को खोज सकें। किसी भी टॉपिक, जिस टॉपिक पर बात हो रही है उस टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंस जो टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण, जिसकी जो सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, उनको आप खोज पा रहे हैं कि नहीं खोज पा रहे हैं। नकारात्मक बिंदुओं को खोज पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। यदि अलग से नहीं डिफाइन किया गया है, नहीं कोट किया गया है, तो क्या आप उस स्तर को, क्या उस पॉइंट को खोज पा रहे हैं। ये कैपेबिलिटी जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, आप बहुत ही जल्दी से, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अभी आप यहाँ से देखें तो अभी तक आपने पढ़ा कि विधायिका कैसे कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करी। अब आगे क्या लिखा जा रहा है देखिए। मैंने इसको हर एक कलर से अंडरलाइन किया है कि इसको हम निष्कर्ष में यूज कर सकते हैं, या कभी विधायिका की कहीं महत्व बताना है, फिर इसके बाद उसकी आलोचना पर भी बात करनी है, तो वहाँ पर ये पॉइंट लिख सकते हैं जो मैंने हर एक ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है। जैसे पिछले दो दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, मतलब विधायिका जो हैं, के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति, कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही हैं, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। तो एक तरह से सीमाएँ हैं, राइट। तो इसको करिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो पीछे हमने प्रश्न पढ़ा उसमें प्रश्न में यही लिखा गया था कि भारतीय शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका पर कंट्रोल कैसे करती है, उस पर बात करनी थी, जो कि ऊपर के कुछ पॉइंट से मैंने बता दिया कि कंट्रोल कैसे करती है। और लास्ट में शब्द में लिखा गया था स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट कीजिए। अब ये पॉइंट लिखने के बाद नंबर आता है निष्कर्ष लिखने का। अब निष्कर्ष लिखने के 2 रास्ते हैं, पहले समझिए 2 रास्ते क्या हैं। जब स्पष्ट कीजिए पूछा जाए तो बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ता, सिंपली एक निष्कर्ष भी लिख देंगे तो चलेगा। सिंपली का मतलब यहाँ साधारण निष्कर्ष या एक बहुत निष्कर्ष क्या हो सकता है, जो मैं बात करूँ अभी बताऊँगा। 2 तरीके से यहाँ पर निष्कर्ष लिखने की संभावना है। कैसे है वो देखिए ज़रा। इसके पहले के जब मैं ये बता रहा था कि जो अनसुलझे जो शब्द हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न के आखिरी में लिखा है मूल्यांकन कीजिए, राइट। मान लीजिए कि यही प्रश्न होता कि विधायिका कार्यपालिका पर जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है, मूल्यांकन कीजिए, तो यहाँ एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है मालूम है, मूल्यांकन कीजिए। ये आने के बाद अब एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या करना चाह रहा है। जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ेगा तो ये शब्द पढ़ने के बाद ये समझ लेगा कि आप भूमिका तो लिखेंगे ही एक,
भूमिका तो आप एक लिखेंगे ही, साथ ही जब मेन बॉडी में आप बताएंगे कि विधायिका कार्यपालिका पर कैसे उसकी उत्तरदायी और उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं, उसको बताने के बाद आपको तीसरे पैराग्राफ में या निष्कर्ष में ही इस मूल्यांकन का भी जवाब देना होगा, मतलब विधायिका की सीमाओं को भी बताना होगा। इसके पहले के जो वीडियो मैंने बनाया है अनसुलझे शब्दों के आंसर कैसे लिखें, तो वहाँ पर मैंने बताया है कि जब मूल्यांकन कीजिए आए तो आप वहाँ पर क्या करिए। जब मूल्यांकन पूछा जाए तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसका महत्व तो आप बताएंगे ही। जैसे यहाँ पर आप महत्व का मतलब है कि विधायिका कैसे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, उसको बताएंगे ही, वही एक तरह से महत्व है, आप उसको तो बताएंगे ही साथ जो कमियां हैं वो भी बताएंगे। किसकी कमियां? विधायिका की, क्योंकि यहाँ अहम रोल प्रश्न में किसकी है? विधायिका की, कि विधायिका कैसे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करिए। तो यहाँ पर आपका जोर होना चाहिए कि विधायिका में क्या कमियां हैं उसको बताइए। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब मूल्यांकन कीजिए पूछा जाए तो कमियाँ बताने के बाद आप संबंधित टॉपिक का समग्र उसकी उपयोगिता बताते हुए, संबंधित टॉपिक पर जोर यहाँ का मतलब विधायिका से है, उसकी समग्र उपयोगिता बताते हुए संभव हो तो सुझावात्मक निष्कर्ष लिखिए। मतलब भाई विधायिका कि आज के भी टाइम पे इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसकी उपयोगिता बताते हुए, इम्पोर्टेंस क्यों है उसके कुछ तथ्य देते हुए सुझाव दीजिए कि विधायिका को कैसे और ज़्यादा सशक्त किया जा सकता है ताकि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। अब यहाँ पर जब प्रश्न अभी प्रेम शंकर की जो सर की जो अपने प्रश्न देखा वहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट कीजिए, तो जब स्पष्ट कीजिए लिखा हुआ है तो क्या वहाँ पर हम विधायिका की कुछ सीमाएं बता सकते हैं? हालांकि स्पष्ट कीजिए के हिसाब से तो नहीं बता सकते क्योंकि वो डिमांड तो है नहीं, लेकिन जब आप बता देते हैं ना तो बहुत ही संतुलित रूप से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े 2-3-4 शब्दों में जब सीमाएं भी बता देते हैं फिर सुझाव देते हुए विधायिका की प्रासंगिकता को बताते हुए जो सुझावात्मक निष्कर्ष लिख देते हैं तो आपके नंबर बूम कर जाते हैं, आपके नंबर बढ़ जाते हैं। हालांकि डिमांड नहीं है, लेकिन जब आप लिख देते हैं ना तो आपने बहुत ही मतलब विधायिका की इम्पोर्टेंस तो बताई ही, आपने सीमाएं बताई, इम्पोर्टेंस बताई, फिर सुझावात्मक निष्कर्ष लिख दिए। स्पष्ट कीजिए वाले में सिर्फ इम्पोर्टेंस ही जानना चाह रहा था निष्कर्ष में कि इम्पोर्टेंस है कुछ करके ऐसा निष्कर्ष होना चाहिए, लेकिन ये आपने कई सारे चीज़ों को उसी में समेट दिया, आपके नंबर बूम कर जाएंगे। जहाँ अदर स्टूडेंट या अभ्यर्थी 4.5 नंबर पा रहा होगा, एग्जामिनर हो सकता है खुश होकर के 5 दे दे, राइट, हो सकता है दे दे, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है ज़्यादा नंबर पाने की, इतना तो मिलेगा ही, कोई नहीं काटेगा, लेकिन ये बढ़ने के चांसेस। और नहीं, ये 5 मैंने यहाँ तक कि यूपीएससी के आप प्रश्न आप देखें तो उसका जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको 60% तक नंबर मिलने के चांसेस पूरे होते हैं। किस में? जो जीएस के होते हैं, जो आप आंसर लिखते हैं 60%, मतलब 10 में से आपको 6 नंबर तो मिल ही जाते हैं यदि आंसर अच्छा लिखते हैं तो। नहीं तो 4.5-5 तो एवरेज है कि लगभग जो अच्छा लिखते हैं आंसर उनको तो इतना मिलता ही है, ठीक है। वही सेम हम रख सकते हैं यूपी पीसीएस में भी। चलिए अब निष्कर्ष की बात करते हैं। हाँ, यदि और पॉइंट ऐड करना हो कि विधायिका कैसे कार्यपालिका पर कंट्रोल करती है तो इसको देख सकते हैं कि संसदीय जो समितियां होती हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराने का काम करती हैं। विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान की जो मांगे होती हैं, मंत्रालय कह सकते हैं कि कार्यपालिका के अनुदान मांगों का अध्ययन करती है। जो समितियां होती हैं विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच करती हैं, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करती हैं आदि के द्वारा भी उत्तरदायी ठहराती हैं, राइट। फिर संयुक्त संसदीय समितियों का गठन यदि किया जा रहा है तो किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जाँच के लिए किया जाता है, तो संयुक्त संसदीय समितियाँ भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। 1-2 विधेयक जब आप वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर्स, तो वहाँ पर कई सारे करंट अफेयर्स जब आप विजन आईएएस के मान लीजिए मैगजीन आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कई सारे ऐसे आप विधेयक मिलेंगे जिसे संयुक्त संसदीय समितियों को दिए गए होते हैं। आप वहाँ पर वो विधेयक पढ़ें तुरंत, मतलब ये ध्यान रखिए कि वहाँ पर तो आप जो कंटेंट अपना मेंस और प्री के हिसाब से अंडरलाइन करेंगे वो अलग बात है, वहाँ से वो विधेयक को तुरंत उठा कर लाइए, यहाँ लिख दीजिए लेटेस्ट जो भी विधेयक हो जिसे संयुक्त संसदीय समितियों को दिया गया है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो वो भी विधेयक तुरंत आपकी नज़र जाए। और जब एग्ज़ाम में आप लिखने बैठें तो ये डालें और लिखें और साथ ही साथ तुरंत वो उस विधेयक एग्जाम्पल दे दीजिए। ये होता है तरीका स्मार्ट वर्क, मेहनत करने का। मेहनत दुनिया में बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं, बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के तरीके को आप सीखेंगे ना, उस तरह से काम करेंगे तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे, आप एग्ज़ाम को भी क्रैक करेंगे। मेहनत करिए लेकिन राइट वे में करिए, रॉन्ग वे में नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पर निष्कर्ष की बात करें तो डियर, दो तरीके से स्पष्ट कीजिए पूछा गया तो आप ये निष्कर्ष लिख दीजिए, ये भी चल जाएगा कि संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है। यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। हो गया संक्षेप में, कुछ ही शब्दों में आपकी निष्कर्ष आपने लिख दिया। दूसरा हो सकता है कि जो ऊपर मैंने अभी ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है, उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ लिखा है कि सदनों के अधिवेशनों व बहस में उत्तरोत्तर गिरावट, गणपूर्ति का अभाव एवं विपक्ष द्वारा अधिवेशनों का बहिष्कार। ऊपर अभी आपने देखा ही, ये अलग लिखा है कि बहुमत की सरकार। बहुमत की सरकार वर्तमान में आपने देखा कि 2014 से लेकर के अभी जो चुनाव हुआ उसके पहले की जो भी सरकार थी वो बहुमत की सरकार थी। हालांकि अभी तो गठबंधन की आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुमत की सरकार, इस तरह की सरकार होने पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका मजबूत हो जाती है और विधायिका कमज़ोर हो जाती है अपनी इन कृत्यों की वजह से। तो आप ये लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप लिखिए, ऐसा कुछ करने के बाद आप फिर पैरा चेंज करिए और लिखिए, अतः ज़रूरी है कि लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने हेतु अनुदान मांगों में गिलोटीन व्यवस्था समाप्त कर। गिलोटीन व्यवस्था आप डियर करेंट अफेयर्स से आप अपना वास्ता अच्छे से रख रहे हैं तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक, अभी एनसीईआरटी में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जब आप करंट अफेयर्स से भी अपना संबंध बनाए रखते हैं ना तो ये सब चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती हैं। जब आप निष्कर्ष लिखते हैं ना तो खुद ही आपका माइंड हिट करता है कि यार ये चीज़ें हम यहाँ ऐड कर सकते हैं विधायिका और कार्यपालिका के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि गिलोटीन व्यवस्था समाप्त कर, संसदीय समितियों की सिफारिशों को मानकर और सबसे बढ़कर कार्यपालिका। ये लाइन ना अपने आप मतलब आपको ज़रूरत के हिसाब से ये हमेशा के लिए थोड़ा याद कर लीजिए कि न्यायपालिका को कई बार कहा जाता है क्या, जैसे न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में, अतिक्रमण के संदर्भ में कहा जाता है क्या, ज़्यादा अच्छा है कि वो आत्म संयम का परिचय दे। क्योंकि हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए हम आत्म संयम का शब्द इसलिए यूज करते हैं कि आप संविधान सभा के सदस्यों ने उनको जो शक्तियाँ दी उन पर आप सीमाएँ लगाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। आप हम नहीं, मतलब कोई भी चाहे विधायिका करे या कार्यपालिका करे, न्यायपालिका को कंट्रोल करे किसी कानून के द्वारा, तो वो ठीक नहीं है। इस तरह से क्या होगा कि विवाद बढ़ जाएंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, इन समय विवाद बढ़ेंगे। तो विवाद बढ़े वो अच्छी बात नहीं है। जो शक्तियाँ संविधान के द्वारा उन्हें मिली हैं उनका आत्म संयम के साथ, परिचय के साथ उन अपने संवैधानिक कर्तव्यों और शक्तियों का निर्वहन करें। ये आपको कुछ ऐसे करके निष्कर्ष लिखने चाहिए। नैतिक दबाव इन पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर पड़ने चाहिए। न्यायपालिका ने कुछ बहुत सारे कार्यपालिका और विधायिका पर नैतिक दबाव बना करके चीज़ें करवाई हैं। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। जैसे न्यायपालिका को मैंने आप पिछले वीडियो में बताया कि 1997 में शायद विशाखा गाइडलाइंस आई थी, तो उस गाइडलाइंस के आधार पर कहा था कि कार्यपालिका को देखिए इस पर आप कानून बनाइए। तो वो दिशा निर्देश जो दिए गए थे विशाखा गाइडलाइंस से, उसको आधार बनाकर 2013 में कानून बने थे, ठीक है। खैर वो अलग विषय है। तो आप कुछ इस तरह से निष्कर्ष लिख सकते हैं। आपके पास 2 पेज होते हैं पर्याप्त रूप से। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने कंटेंट बताए हैं उनको डिलीवर कर सकते हैं सटीक भाषा शैली के साथ। 10-20 शब्द ऊपर नीचे होते हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भाषा शैली, प्रवाह आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मात्रात्मक अशुद्धियाँ ना करें कि एग्जामिनर को बार बार रुकना पड़े आपकी चीज़ों को पढ़ने के लिए। वो शुरू करे तो धारा प्रवाह रूप से चीज़ें पढ़ते चला जाए और बाद में आकर के उसको समय भी कम लगे। समय बचाना उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उसको ज़्यादा आंसर पढ़ने में समय उसको किसी आंसर में देना पड़ता है तो थोड़ा उसके लिए बोरिंग होता है। तो वो चीज़ें ना करनी पड़े, इस तरह से काम करिए ना। आप जब उत्तर लिखें तो खुद सोचिए कि हमें एग्जामिनर के लिए सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्रिएट करना है। सहूलियत के चक्कर में एकदम ही गांव वाली लैंग्वेज मत लिखने लगना भाई। कई लोगों के मैंने आंसर देखे हैं, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैंने शायद लाखों के ऊपर के आंसर देख लिए हैं, चेक किए हैं। टॉपर्स की कॉपियाँ देखी हैं, फाउंडेशन बैच के जो बच्चे होते हैं उनकी कॉपियाँ देखी हैं, जो शुरू में आंसर लिखे उनकी कॉपियाँ मैंने देखी है डियर। मैंने अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि एक आंसर था पश्चिमी विक्षोभ पे, कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है समझाइए, इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे ने क्या किया था कि भारतीय मानसून पर प्रभाव पर लिख दिया था कि भारतीय मानसून प्रभाव में क्या होता है कि प्रदेश में गए लोग गांव आते हैं, गुड़िया मनाते हैं, अखाड़ा कूदते हैं। ये गांव की जो लैंग्वेज है उसका मतलब अच्छे से वाक्य बना करके ये मानसून पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो हालांकि मैंने फ़ोटो नहीं ली, क्योंकि
किसी को ऐसा करके मतलब वो करे। सब बच्चे हैं, आप लोग भी हैं, शुरू में ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें हंसना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको नहीं पता है, शायद उस समय के साथ सीख जाएगा, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा अपने स्तर को डेली आंसर राइटिंग से बढ़ाइए, डेली आंसर राइटिंग करिए, आंसर चेक करवाइए, सीजन बैच को ज्वाइन करिए। ठीक से आप सीरियस हैं तो, बाकी टाइम पास करें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार। और ये ज़रूर आप बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट लाइक ज़रूर करिए।